तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है, जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसमें इम्पोर्टेंट रोल्स हैं और उसके क्या फैक्टर्स है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो इसको आप कैसे इलैबोरेट करोगे जब आपको पता नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, और तो एक डिटेल में थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेंगे सारी चीजों को, तो आपको ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप आसानी से उनको आंसर कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट आर फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसीज होती क्या है, राइट। तो फॉरेन पॉलिसीज आर सेट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन फॉर डिप्लोमेटिक डीलिंग्स विद इंटरनेशनल नेशंस एंड बॉडीज एंड रीजनल ग्रुपिंग्स। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल जो नेशंस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं उनसे कैसे डील करना है डिप्लोमेटिक वे में, इसकी इसकी पॉलिसीज को ही हम लोग फॉरेन पॉलिसीज बोलते हैं, right? The development of foreign policy influenced by the domestic considerations, the policies or behavior of the other states or the plan to advance specific geographical designs. ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट जो है वो डोमेस्टिक कंसिडरेशंस को पर देखा जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। पॉलिसीज और बिहेवियर जो है अदर स्टेट्स उनके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ जो प्लान है, एक जो पॉलिटिकल डिजाइन जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर यहाँ पर कंसिडर की जाती है जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज होती है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या है हमारी, जो प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी है, राइट। The Constitution of India lay down certain principle in Article 51 under the Directive Principle of State Policy। ठीक है, Directive Principle of State Policy DPSP बोलते हैं इनको। आर्टिकल 51 में बताया गया है इसके बारे में, और these principles focus on the promotion of international peace and security। ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में इनको बेसिकली जो है इलेबोरेट किया गया। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, आपसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, राइट। तो यहाँ पे सिंपल से इनको आप याद रख सकते हो, आसानी से याद रहेंगे। एज पर द प्रिंसिपल लेड डाउन इन आर्टिकल 51 द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी स्टेट का मतलब क्या है, जो राज्य या फिर हमारी कंट्री के लिए भी स्टेट यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद नेशन। जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन जो है हम लोग को मेंटेन करने हैं दूसरे नेशंस के साथ में। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑफ ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, राइट। यानी कि हमें इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज जो है, अब जो ऑब्लिगेशंस है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको बेसिकली जो है प्रॉपर तरीके से डील करना है, राइट। इनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे आर्बिट्रेशन के द्वारा सेटलमेंट उनका किया जाएगा, मतलब मध्यस्थता के द्वारा जो है उसको खत्म किया जाएगा,
राइट। तो ये हमारे जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इनको आप बोल सकते हो, जो कि हमारे डीपीएसपी में मेंशन किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 51 के अंतर्गत, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसको गवर्न करते हैं, राइट। द प्रिंसिपल हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड आर इनग्रेन्ड इन इंटरनेशनल लॉ एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिस। द प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलोज। ये मेन 5 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अभी इनको भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करते हैं। तो इसमें पंचशील जो है 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस को एग्जिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं पंचशील तत्व है। जब पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसके अलावा द पॉलिसी ऑफ एंटी कॉलोनिज्म एंड एंटी रेसिज्म, peaceful settlement of international disputes, foreign economic aid, support to UN, United, international law and just and equal world order। ठीक है, ये 5 जो है एक तरह से पॉइंट्स हैं जिनको आप याद सकते हो, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करते हैं, राइट। और इनको आप आसानी से याद रख सकते हो। पंचशील आपको याद रहेगा ही, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट याद रखा है, एंटी कॉलोनियल और एंटी रेसिज्म याद रखना है, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली ये याद रख सकते हो, और सपोर्ट टू यूएन और फॉरेन इकोनॉमिक एड इनको याद रख सकते हो, राइट। आसान है, इजीली याद रहेगा। अब बेसिक प्रिंसिपल जो पंचशील के हैं उसके बारे में बात करते हैं। पंचशील क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। देखो, इंडियन पॉलिसी मेकर अंडरस्टैंड द लिंकेज बिटवीन द पीस एंड डेवलपमेंट एंड द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। जो पॉलिसी मेकर रहे हैं हमारे इंडिया के, उन्होंने इस चीज को समझ लिया पहले ही कि पीस और डेवलपमेंट जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, मैनकाइंड के लिए। Without global peace, social and economic development is likely to be pushed to the backward। ठीक है, अगर इकोनॉमिक पीस, ग्लोबल पीस नहीं होगी तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये भी एक बड़ा इशू है, मुद्दा है। तो इसीलिए इन व्यू ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉस्ड बाय द टू वर्ल्ड वॉर्स, दे रियलाइज दैट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन अ ड्यूरेबल वर्ल्ड पीस वाज नीडेड। ठीक है, मतलब जैसे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो उसमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको देखते हुए नतीजा निकाला गया कि जो नेशंस हैं उनको क्या करना चाहिए, वर्ल्ड पीस पे फोकस करना चाहिए, राइट। तभी प्रोग्रेस हो पाएगी। Panchsheel also called the 5 principles of peaceful coexistence was signed on 29th April 1954। ये पंचशील जो है, पंच तत्व जो है एक तरह से, ये 29 अप्रैल 1954 में इसको जो है आप याद रखेंगे, इसको साइन किया गया था। एंड सिंस इट हैज बिकम अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिया बायलैटरल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। ठीक है, अदर कंट्रीज के लिए एक तरह से ये जो बायलैटरल रिलेशन बन चुका है, राइट। अब प्रिंसिपल हैं कौन कौन से, जो पंचशील है उसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स है, राइट। तो ये पंचशील प्रिंसिपल्स आप याद रखेंगे। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ठीक है, मतलब एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रहना है जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ में। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, यानी जो अदर कंट्रीज उनके इंटरनल अफेयर से बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस करना है, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं करना है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, जो भी कंट्रीज है उनको बराबरी का और म्यूचुअल बेनिफिट रहना है। पीसफुली को एग्जिस्टिंग, दोनों साथ में को एग्जिस्टिंग करके रहेंगे लेकिन पीसफुली रहना है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के, जिनको आप याद रख सकते हो, राइट। और इनसे आपसे पूछे, बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर पंचशील प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो अदर कंट्रीज, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं, राइट। ये आप यहाँ पे इस तरह से बता सकते हो उसके बारे में। नेक्स्ट आता है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या होती है ये समझ लीजिए। ये भी एक बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, और इट्स कोर एलिमेंट इज टू मेंटेन इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर बाय नॉट ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय यूएस और सोवियत यूनियन। ठीक है, मतलब नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि अगर जो कोई इंडिपेंडेंट मिलिट्री या फिर अलायंस बनाता है तो उसको नहीं, उसको मेंटेन, उसको जुड़ना नहीं है उसके साथ जाके। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की मिलिट्री अलायंस के साथ जुड़ना नहीं है, राइट, वॉर के टाइम। ये बेसिकली जो है यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट का मतलब है। नॉन अलाइनमेंट वॉज नाइदर न्यूट्रलिटी और नॉन इन्वॉल्वमेंट और आइसोलेशन।
अलाइनिज्म, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या नहीं है, न्यूट्रलिटी नहीं है, नॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आइसोलिज्म भी नहीं है, ठीक है। इट वॉज अ पॉजिटिव एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इट एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, राइट। इट इज कर दोगे इसको यहाँ पे कि it postulate taking an independent stand on international issue according to the merits of each case, but at the same time not committing to coming under the influence of any military bloc। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है नॉन अलाइनमेंट का मीन्स क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट स्टैंड करना है। हमारी जो कंट्री है इंडिपेंडेंट स्टैंड करेगी, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज हो रहे हैं किसके बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, कि जो भी उसके केसेस हैं, जो भी उसमें इश्यूज हैं, हर एक केस के मेरिट के हिसाब से इंडिपेंडेंट स्टेट पे वो क्या करेगी, स्टैंड करेगी। बट वो किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में आएगी किसी भी तरह के मिलिट्री ग्रुप के, राइट। तो इस चीज को ही नॉन अलाइनमेंट बोलते हैं, राइट। Furthermore, non-alignment gained popularity in developing countries. Thus, keeping away from the military alliance and superpower blocs was important for the independence of foreign policy। ठीक है, मिलिट्री अलायंस या प्लस सुपर पावर ब्लॉक्स जो है इनको अलग करना ही एक तरह से जो है इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी की मानी जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, नॉन अलाइनमेंट जो है, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एक बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है the policy of anti-colonialism and racism and imperialism, right। अब देखो यहाँ पे आप कह सकते हो the foundation of India's foreign policy was laid during independence struggle when our leaders fought the evils of colonialism and racism। ठीक है, मतलब जो हमारी फाउंडेशन रही इंडियन पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की, वो कब रही, इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्ट्रगल था और कॉलोनिज्म भी था और रेसिज्म भी था, राइट। So India has been a victim of colonialism, imperialism and consider these as a threat to international peace and security। ठीक है, अब इंडिया को इसके बारे में पहले से पता है कि विक्टिम रहा है, इस वजह से ये इसको एक तरह से थ्रेट की तरह ट्रीट किया जाता है। It firmly believes in the equality of all human beings. Its policy aimed at opposition to all forms of racialism discrimination। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो कॉलोनिज्म के फॉर्म में हो, रेशियलिज्म के फॉर्म में हो, ठीक है, इंपीरियलिज्म के फॉर्म, किसी भी तरह के फॉर्म में उन सबको अपोज करती है हमारी पॉलिसी, राइट। मतलब इक्वलिटी को बढ़ावा देती है, राइट। यू कैन से India was the first to bring the issue of apartheid in the UN in 1946. Due to India's consistent efforts through NAM, Non-Aligned Movement, and other international forums, 14 African countries were liberated from the yoke of colonialism in 1964। अब देखो यहाँ पे आप बता सकते हो इंडिया जो थी फर्स्ट थी जिसने ये अपार्थाइड वाला इशू यूएन में लाया था, इसको रेज किया था यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में 1946 में। इसी के इंडिया के कंसिस्टेंट एफर्ट्स के द्वारा जो है, जो नैम है, नो अलाइन मूवमेंट, और जो अदर इंटरनेशनल फोरम्स है, इसके थ्रू जो है 14 अफ्रीकन कंट्रीज जो है कोलोनिज्म के चंगुल से छूट गई 1964 में, राइट। तो ये भी यहाँ पे बता सकते हो कि एक तरह से जो पॉलिसी है एंटी कोलोनिज्म, एंटी रेसिज्म और इंपीरियलिज्म, इसको भी कहीं ना कहीं जो है हमारा इंडिया सपोर्ट करता है, राइट। इसके बाद आता है फॉरेन इकोनॉमिक एड और यूएन सपोर्ट, यूएन सपोर्ट टू यूएन। यहाँ पे इंडिया हैज अ डीप रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ नेशंस एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर नेशन एज एस्पाउस्ड बाय द यूएन। ठीक है, दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना है, राइट। India has played a key role in preserving world peace by helping in the decolonization process, right, and through active participation in UN peacekeeping activities, right। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड पीस के लिए भी इंडिया जाना जाता है क्योंकि डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में इंडिया ने हेल्प की है, साथ ही साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है यूएन के साथ पीस कीपिंग में भी, राइट। इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ डिसआर्ममेंट परस्यूड बाय द यूएन। ठीक है, डिसआर्ममेंट के लिए भी जो है इंडिया ने सपोर्ट किया। इन 1988 इंडिया प्रपोज्ड अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम टू न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट बिफोर द यूएन। ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए जो है एक तरह से इंडिया ने प्रपोज भी किया एक प्रोग्राम को, लेकिन उसको क्या है बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया। Although the proposal was not accepted by the other members of the UN, but India stand committed to the cause of universal disarmament even today। अभी भी यूनिवर्सल डिसआर्ममेंट पे जो कायम है इंडिया, राइट। यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो जो इंटरनेशनल लॉज हैं और जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको इंडिया फॉलो करता रहा है, राइट, हर तरह से, चाहे वो नेशनल फोरम्स में हो या फिर इंटरनेशनल फोरम।
इसमें, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है इसके बारे में पूरी एनालिसिस कर सकते हो। बेसिक प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो है ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, और इनके बारे में इतनी चीजें अगर आपको पता होगी तो डेफिनेटली आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप बता पाओगे उसके बारे में। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।